ये हमारी पीडीएफ फाइल है। आज हम समझने वाले हैं दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर कुछ। सो दोस्तों ये क्या होता है? सो दोस्तों सारी की सारी अकाउंटिंग, जितने भी हमारे अकाउंट्स बनते हैं, जो भी मतलब अकाउंटिंग होती है, इन्हीं चार चीज़ों पे आधारित होती है। सो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स की। ये मैंने वैसे बता दिया आपको, फिर भी मैं थोड़ा सा वापस से बता देता हूँ। एसेट्स क्या होती है दोस्तों? एसेट्स हिंदी में दोस्तों संपत्ति होती है। और दूसरी, अब एसेट्स के बारे में समझे तो क्या होती है? जो व्यक्ति, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल चल रहा था कि किराने की स्टोर से रिलेटेड। सो दोस्तों जो व्यक्ति अपने बिजनेस को चलाने के लिए कोई मशीन, कोई टूल्स, मतलब जो भी डाई वगैरह, या कोई भी, मैंने किराने की दुकान से बताया था, तो कोई फर्नीचर लगवाता है या तराजू वगैरह लेके आता है अपनी दुकान के लिए, रैक वगैरह लेके आता है सामान रखने के लिए, तो वो सभी क्या है दोस्तों? वो सभी संपत्तियां होती हैं उस बिजनेस के लिए। लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है दोस्तों? लायबिलिटी होती है दायित्व है। तो दायित्व होते क्या? दायित्व है जो मुझे, दायित्व से नाम से ही पता चल रहा है कि ये मुझे दूसरे को चुकाना है, ये मैंने उधार पे ले रखी है कुछ, उसको मुझे आगे देना है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी, इनकम। इनकम क्या होगी? जो मेरी सेल करने से, जो भी मुझे अपनी, जैसे मैं किराने की दुकान की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को जितना भी मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ, साबुन, तेल, चीनी, चाय, जो भी बेचता हूँ, वो उससे जो पैसा आता है वो मेरे लिए क्या हो गई? वो मेरे लिए इनकम है। और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या हो गया दोस्तों? जो मैं सामान खरीद के लाता हूँ बाहर से, मतलब बड़े व्यापारियों से सामान खरीद के लाता हूँ, थोक व्यापारी से, तो वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए एक्सपेंडिचर है। लाइक वो वेतन हो सकता है, लोगों सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो काफ़ी खर्चे हो सकते हैं जो मेरे लिए ये एक्सपेंडिचर है। अब बात करते हैं लेखांकन के सिद्धांत के बारे में, अवधारणा। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू रियलाइजेशन के बारे में। राजस्व प्राप्ति क्या होती है? तो रेवेन्यू रियलाइजेशन क्या है दोस्तों? इसको पढ़ते हैं। जिस तारीख को, ये क्या बोल रहे, जिस तारीख को, जिस डेट को राजस्व अर्जित किया जाता है, मतलब ये क्या कह रहा है? जो इनकम होती है दोस्तों, है ना, आय होती है, जिस तारीख को मुझे मिलती है उसी तारीख को आय प्राप्ति माना जाता है। जैसे मान लो मैंने, किराने की दुकान है मेरे पास, मैंने क्या किया, 1 किलो चीनी बेची, उससे मेरे को 50 रुपये रिसीव हुए, तो वो आज की तारीख को बेचा है ना मैंने, तो आज की ही इनकम मानी जाएगी, उसे हम कल की इनकम नहीं दिखा सकते, ठीक है। और जैसे मान लो आज मेरे को, मैंने चाय चीनी बेची, मैंने उधार में बेची, पर बंदा जो मेरे से सामान ले रहा है वो मेरे को पैसे देगा कल, तो भी दोस्तों वो इनकम कब की मानी जाएगी? वो दोस्तों इनकम आज की ही मानी जाएगी, चाहे पैसा कल दो। मैंने अपनी दुकान से सामान आज निकाल दिया तो मेरे लिए इनकम आज ही है वो। तो ये उसी चीज के बारे में बताता है कि जिस तारीख को राजस्व, इनकम जो भी अर्जित किया जाता है, उसी तारीख को आय प्राप्ति माना जाता है। इस अवधारणा के अनुसार अनअर्जित राजस्व खाते में नहीं लिया जाता। यह अवधारणा एक लेखा अवधि से संबंधित आय का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण है और ये आय और मुनाफा बढ़ाने की संभावना को कम कर देती है। ठीक है, कैसे कम कर देती है? तो उसमें भी करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। जैसे एक पल बताता हूँ, देखो, जैसे मेरे को क्या करना है, लोन लेना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों? बैंक मुझे कब लोन देता है? बैंक मुझे तब लोन देता है जब मेरी एक तो इनकम अच्छी है बिजनेस से, दूसरी मेरे पास कंपनी में जो भी दुकान है उसकी एसेट्स बहुत अच्छी है, लायबिलिटी की तुलना में मेरी एसेट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी है, तब लोन। तो मैं इन चीज़ों के लिए क्या करूँगा? अब नॉर्मल एक दिमाग से सोचो तो हम उसके लिए क्या करेंगे? मैं कैसे भी करके गलत तरीके से क्या करूँगा? इनकम को बढ़ाऊँगा। जैसे भी है, मैं फर्जी दिखा रहा हूँ, मुझे ही पता है
पर मैं उसको बढ़ाऊंगा। दूसरी क्या हो गई, एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू, मान लो मेरे पास फर्नीचर रखा हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 1000 रुपये, जबकि मैंने लगवाया था तब उसकी वैल्यू 10,000 रुपये थी। पर मैंने बुक्स में क्या कर रखा है, लोन लेने के लिए मैंने उसकी वैल्यू कितनी दिखा रखी है, मैंने उसकी 10,000 ही दिखा रखी है। तो ये भी एक चीज़ है। तो राजस्व प्राप्ति से, इनकम से रिलेटेड है कि ये क्या करता है कि ये आय और मुनाफा बढ़ाने की संभावनाओं को कम कर देता है, कि लोग फर्जी तरीके से करें उसकी संभावनाओं को कम करता है। ठीक है, यदि रूल्स के अनुसार चले, बाकी तो सब जगह होता है, मैं नहीं कहना चाहूँगा ये। फिर बात करते हैं मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या होती है दोस्तों, इस अवधारणा के अनुसार एक लेख अवधि में जितने राजस्व की प्राप्ति होती है उसमें से राजस्व प्राप्ति के लिए खर्चों को घटा दिया जाता है। सो ये तो नॉर्मल बात है। पहले तो लेख अवधि क्या होती है दोस्तों, लेख अवधि एक पीरियड है जिसके अंदर काम करना होता है, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। इसके अंदर यहाँ कैलेंडर ईयर नहीं चलता दोस्तों, हमारे इंडिया के अंदर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। बाकी अदर कंट्री में कैलेंडर ईयर पे भी चलते हैं, 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक अकाउंटिंग बनाते हैं। लेकिन हमारे देश में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही हमारे हिंदी वर्षों के अनुसार, जो हिंदी होते हैं ना हमारे हिंदी, जो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ऐसे करके हिंदी वाले, उन्हीं के आधार पे हमारी फाइनेंशियल भी चलती है, वो उसी के अनुसार हमारा ईयर चलता है। कैलेंडर ईयर हमारा नहीं है दोस्तों, हमारा यही है। ठीक है, तो इसके आधार पर हमारी अकाउंटिंग चलती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, तो ये मैचिंग कंसेप्ट क्या होती है, ये क्या करता है, एक लेख अवधि, लेख अवधि मतलब कुछ भी हो सकती है, आप 3 महीने की भी हो सकती है, जरूरी नहीं 1 साल की है, आपकी 6 महीने की अकाउंटिंग भी हो सकती है, 1 साल की भी हो सकती है, जो भी है। तो वो क्या करता है, जितनी मेरी इनकम आई उसमें से जितना मैंने खर्चा किया, तो इनकम में से मैं खर्चा घटा देता हूं, तो क्या बचता है दोस्तों, प्रॉफिट बचता है। तो ये उस चीजों के बारे में बताता है, मैचिंग कंसेप्ट इन चीज के बारे में, अनुरूपता की अवधारणा इसी चीज को बताती है कि जितना मेरा 1 साल के अंदर इनकम हुई उसमें से मैं खर्चा घटा दूंगा, जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो क्या हो गया, लाभ बराबर आय माइनस खर्चा। जो मैंने खर्चा किया वो मेरी इनकम में से, जैसे मान लो मैंने चीनी बेची है ना, 50 रुपए किलो बेची, पर मेरे आई थी 45 रुपए किलो, तो 50 में से मैंने 45 घटा दिया, तो 5 रुपए मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसी लाभ को मालिकों में बांटा जाता है। इसके अंदर अब दोस्तों 5 रुपए के अंदर और भी कुछ चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे ये तो था ग्रॉस प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जो मैं खरीद के लाया और उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट हो रहा है, दैट ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद नेट प्रॉफिट आता है। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट दोस्तों वो होता है जिसके अंदर मैं अपने इनडायरेक्ट खर्चों को घटाता हूं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने ली तो अपने बिजनेस के लिए काम में है, पर चीनी से रिलेटेड तो नहीं थी वो। वेतन दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, अकाउंटेंट को सैलरी दे रहा हूँ, या कोई भी दुकान में मुनीम रखा हुआ सामान तोलने वगैरह के लिए, तो उसको सैलरी दे रहा हूँ, तो वो भी उसी में से घटनी है। तो जो भी इन चीज़ें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जो मेरे बिजनेस से सीधा क्या बोलूँ मैं, डायरेक्ट नहीं है, उन्हें मैं उस खर्चों में से, मतलब मेरी प्रॉफिट बचा है ना ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से घटाऊंगा, तभी जाके मेरा नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद करते हैं एक्रूअल। एक्रूअल क्या है, इस नियम में क्या है दोस्तों, इस नियम में जिस तारीख को लेन देन किया जाता है उसी तारीख को रिकॉर्ड किया जाता है। ये वही बात होगी पीछे वाली जो मैंने बताई थी कि जो मैंने सेल किया, जो मैंने सेल्स किया था, जैसे मैंने चीनी बेची एक बंदे को, आज मान लो जो भी है 31 तारीख है, 31 तारीख को मैंने चीनी बेची, तो मैं उसकी जो अकाउंटिंग करूंगा ना दोस्तों, वो 31 को ही करूंगा, ना कि चाहे मेरे को पैसा 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख कभी भी मिले, लेकिन मैं उसकी अकाउंटिंग करूंगा वो 31 को ही करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे उदाहरण के लिए ये देखिए, इसने क्या लिया, मान लीजिए 25 तारीख को 10,000 का सामान बेचा उसने, और इस 10,000 की बिक्री का पेमेंट 30 तारीख को मिला, यानी 5 दिन बाद मिला। लेकिन इस स्थिति में भी बिक्री 25 तारीख को ही रिकॉर्ड की जाएगी। क्यों दोस्तों,
25 तारीख एक्रूअल बेसिस यही है। एक्रूअल मतलब अभी हिंदी में तो दोस्तों इतना, मैं हिंदी वाली तो अभी आदत सी नहीं है, अब फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। मैंने पहले भी बताया दोस्तों, एक्रूअल, हिंदी को एक्रूअल बोलते हैं अभी, वो सीन हिंदी में भी एक्रूअल नहीं होता, जो भी है क्या उपार्जन बोलते हैं मेरे हिसाब से, चलायमान उपार्जन, पता नहीं दोस्तों अभी याद नहीं आ रहा, उपार्जन ही बोलते हैं मेरे हिसाब। ठीक है, तो मेरा यही, मैंने पहले भी कहा था हिंदी वाले थोड़ा सा इंग्लिश को लेके चले यदि जॉब करना है तो, क्योंकि इतनी भी ज़रूरी नहीं है पर इंग्लिश तो चाहिए भाई। मान लो आपकी कंपनी आपसे इंग्लिश में बात नहीं करेगी, है ना, पर रूल्स वगैरह, एंट्रिया वगैरह वो तो इंग्लिश में होनी है, वो तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या होती है? चलायमान। गोइंग कंसर्न दोस्तों ये होती है कि कोई भी बिजनेस, जो मैंने दुकान खोली है किराने की, अकाउंटिंग के अंदर ये माना जाता है कि वो 12 महीने तो चलेगी ही चलेगी। ठीक है, तो वही गोइंग कंसर्न होता है। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, इस अवधारणा के अनुसार व्यापार कम से कम 12 महीने तक तो चलता रहेगा। यही माना जाता है कि बीच में बंद नहीं होगा, पूरे 12 महीने चलेगा। अकाउंटिंग होता है ना, वो 12 महीने की लेके चली जाती है कि हम 12 महीने तो अकाउंटिंग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, पर बिजनेस बंद हो सकता है बीच में, वो कोई बड़ी बात नहीं, पर ये अवधारणा ये मान के चलती है कि 12 महीने तो चलेगा ही चलेगा। फिर लेखांकन अवधि, ये मैंने बताया था, पहले ही बताया, 12, 6 महीने, 3 महीने का हो सकता है, जिसमें लाभ हानि की गणना की जाती है। ये मैंने बता दिया आपको कि 12 महीने का पीरियड होता है, 6 महीने भी हो सकता है, 3 महीने। आप अपने बेस पे देखो ना, कि मैं मान लो मेरा बिजनेस है, मैं हर 3 महीने से अपना प्रॉफिट देखता हूँ, तो 3 महीने के आधार पर भी अकाउंटिंग हो सकती है, 6 पे भी हो सकती है, 12 पे भी हो सकती है। पर हम पीरियड हमारा कहाँ से कहाँ होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 12 महीने के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं अकाउंटिंग एंट्री। अकाउंटिंग एंट्री क्या लिखा है? इस धारणा के अनुसार एक व्यापार एक इकाई होता है, अपने मालिकों, लेनदारों और दूसरों को अलग अलग माना जाता है। जैसे दोस्तों क्या होता है, बात करते हैं कंपनी की, किराने की स्टोर की बात तो नहीं करूंगा मैं, कंपनी की बात करते हैं। तो कंपनी में क्या होता है, कंपनी को दोस्तों, जो कंपनी का मालिक होता है ना, कंपनी और कंपनी के मालिक को दोनों को अलग अलग माना जाता है दोस्तों। ये दोनों बहुत अलग अलग, कि कंपनी कहती है मैं अलग हूं, तुम अलग हो, तुम यहां काम कर रहे हो, तो मैं, कंपनी बोलती है मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी देती हूं, तो वो दोनों सेपरेट मानी जाती हैं, है ना। तो अकाउंटिंग के अनुसार क्या होता है, बिजनेस और बिजनेस के मालिक को अलग अलग माना जाता है, कि अपना मतलब एक जगह नहीं कर सकते। जैसे मैं किराने की दुकान की बात करें, जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे मान लो राम एंड, जो भी है कोई भी दुकान मान लो, राम एंड सोप, जैसे भी कुछ भी नाम है दुकान का, ठीक है ना, मैंने दुकान स्टार्ट की। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपने घर के लिए सामान लेके जाता हूँ, मेरे घर में भी चाय चीनी चाहिए भाई, सीधी सी बात है। पर बिजनेस कहता है कि जब भी तुम अपना सामान घर के लिए लेके जाओगे, क्योंकि तुम फ्री में लेके जाओगे, मेरे को तो कुछ पैसा देने वाले नहीं हो, बिजनेस तो यही बोलता है कि मेरे को तो कुछ पैसा नहीं दोगे तुम, दुकान बोलती है नहीं दे रहे ना, तो फिर क्या है, उस चीज को क्या है दोस्तों, ड्रॉविंग माना जाता है, आहरण होता है उसका, आहरण माना जाता है, हिंदी में आहरण बोलते। जो फ्री में सामान लेके जा रहा है ना, उसे ड्रॉविंग बोलते हैं, वो जो मालिक लेके जा रहा है ना। तो वो क्या होता है दोस्तों, वो कैपिटल का पार्ट होता है, कैपिटल में से कम कर दिया जाता है। पर हम अकाउंटिंग एंट्री की बात कर रहे थे, ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये मालिक, लेनदार और दूसरों को अलग अलग माना जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए एकमात्र मालिक वाले व्यापार में भी मालिक अलग है। एकमात्र मालिक वाले, वही किराने की दुकान है और उसका एक ही आदमी मालिक होता है, ठीक है, और व्यापार अलग है। अगर मालिक व्यापार को पैसा देता है तो उसको क्रेडिट करेगा, और मालिक पैसा लेता है तो उसको डेबिट करेगा। ये बात वही हो गई जो मैंने बताई है ना। देखो जैसे मैं समझाता हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है। जैसे बिजनेस में पैसा आया, मैं मालिक हूँ, मैंने दुकान के अंदर लगाई, देखो एंट्री होगी ना दोस्तों, जनरल एंट्री, अकाउंटिंग की एंट्री होगी ना, वो बिजनेस की होती है, ना कि पर्सनल आदमी की। बिजनेस बना रखा है तो उस बिजनेस के नाम से अकाउंटिंग एंट्री होगी। जैसे ऐसे मान लो कोई मार्बल्स की दुकान है, मार्बल हो गई या स्टोन हो गया, तो राम स्टोन्स ऐसे करके, जैसे है ना, तो वो बना रखी है दुकान, है ना, उसके अंदर। तो अब राम, जैसे मेरा नाम राम कुमावत है, तो उसके मेरे नाम पे अकाउंटिंग की एंट्रियां नहीं होगी, राम जो मार्बल्स है या स्टोन्स है उसके नाम से एंट्रियां होगी, जितनी भी होगी, ठीक है, क्योंकि बिजनेस अलग चल रहा है ना।
तो ये क्या है, जैसे मान लो मैंने पैसा दिया, किराने की दुकान है, तो मैंने किराने की दुकान को शुरू में आया, मैंने 1 लाख रुपए दिया, तो मैं 1 लाख रुपए देता हूं, तो पाने वाला कौन है? पाने वाला कौन है? और मैं देने वाला, ठीक है। पाने वाले को क्या करोगे, जैसे केस आ रहा है मेरे लिए, क्या है, मैं बिजनेस हूं, अभी मैं फिलहाल बिजनेस लेके चल रहा हूं, बिजनेस के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो पाने वाला कौन हो गया, बिजनेस हो गया। तो बिजनेस क्या करेगा, केस आ रहा है, केस, तो क्या करेगा, और मान लो अभी हम केस से तो नहीं करेंगे, अब पार्टी से आ रहा है, किस नाम से आ रहा है, जैसे मेरे राम के नाम से आ रहा है, तो क्या एंट्री करोगे, तो राम अकाउंट डेबिट, राम को मैंने क्यों किया, क्योंकि राम से मैंने 1 लाख रुपए लिया है, बिजनेस हूं मैंने 1 लाख रुपए लिया राम से, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि कंपनी के लिए वो क्या हो गई, लाइबिलिटी होगी। तो डबल एंट्री सिस्टम होता है दोस्तों इसके अंदर, डबल एंट्री सिस्टम, कि दोनों जब तक, जैसे राम को मैंने डेबिट किया, डेबिट कितने से किया, 1 लाख से, और दूसरी साइड क्या कर दिया, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, है ना। और यदि इन दोनों को एक जगह करोगे तो जीरो हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। यही रूल होता है, एक तरफ एसेट्स क्रिएट होगी, दूसरी तरफ लाइबिलिटी होगी। कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, ये मेरे को देना है, बिजनेस हूं मैं तो ये मेरे को देना है, ठीक है। ये राम अकाउंट से 1 लाख रुपए लिया है, तो ये मेरी एसेट्स है, फिलहाल ये मेरी एसेट्स है। एक तरफ कैपिटल, एक तरफ एसेट्स, इन दोनों को करूंगा तो बराबर बैलेंस है, और यही रूल होता है, ठीक है। अब आता मनी मेजरमेंट। लेखांकन में केवल व्यापार लेन देन और वित्तीय प्रकृति की घटनाओं को ही दर्ज किया जाता है, जिस लेन देन को पैसे के मामले में व्यक्त किया जा सकता है, केवल उसी लेन देन को दर्ज करते हैं। तो ये तो नॉर्मल बात है। मनी मेजरमेंट ये कह रहा है कि जो फाइनेंशियल होते हैं ना ट्रांजेक्शन, वही इसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर हम दर्ज करते हैं, मतलब अकाउंटिंग करते हैं उनकी, बाकी किसी चीज की नहीं करते। अब बात करते हैं दोहरी प्रविष्टि, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है दोस्तों, एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी, ये रूल है। एक चीज डेबिट है तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी। जैसे मान लो पैसा आता है, तो पैसा क्या है, पैसा किस में आया, केस में आया, तो केस क्या होता है, डेबिट होता है, तो केस अकाउंट डेबिट, और आया किससे है, उसको क्रेडिट कर दो। जैसे किसी भी चीज से, सेल से आया तो टू सेल्स, किसी बंदे से आया, पर्सन से आया, जैसे राम से आया टू राम, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं, चलो क्या लिखा है इसने, दोहरी प्रविष्टि पद्धति के अनुसार खातों में दर्ज सभी व्यावसायिक लेन देनों के लेन देन के दो पहलू है, डेबिट पहलू और क्रेडिट पहलू। उदाहरण के लिए एक व्यापार एसेट्स परिसंपत्ति प्राप्ति का अधिग्रहण और इसके लिए नगद केस की भुगतान करती है। हाँ वही बात होगी, जैसे मान लो क्या हो गया, एक बिजनेस के अंदर आप एसेट्स लेके आते हो, खरीद के लेके आते हो, तराजू खरीद के लेके आए किराने की दुकान के लिए, तो दोस्तों जो खरीद के लाए वो क्या है, मेरे लिए एसेट्स है ना। मैंने क्या बताया था, एसेट्स और गुड्स में अंतर क्या बताया था। गुड्स क्या होता है, मैं नियमित रोज लेता हूं और बेचता हूं, उसको खरीदता हूं बाहर से और बेचता हूं, खरीदता हूं और बेचता हूं। लेकिन मैं तराजू तो रोज नहीं करता, मेरा काम ही नहीं है तराजू का, मेरा तो काम है चाय चीनी बेचना। तो मैं एक तराजू आज लूंगा बस, और उसे बेचूंगा नहीं कभी भी, ठीक है। वो जब तक मेरी दुकान खुली रहेगी तब तक वो तराजू मेरे पास ही रहेगा, ठीक है। जब मैं बिजनेस खत्म करूंगा तब बेचूंगा, अदरवाइज तो वो पड़ा ही रहेगा। तो वो क्या हो गया, एसेट्स ली मैंने, तो तराजू क्या है मेरे लिए, एसेट्स। इन चीज़ों को थोड़ा पहचानना सीखोगे कि एसेट्स क्या होती है और गुड्स क्या होती है, गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये थी मेरे लिए एसेट्स। तो एसेट्स क्या होती है दोस्तों, एसेट्स का मैंने बताया हुआ रूल, एसेट्स होगी डेबिट और लाइबिलिटी होगी क्रेडिट, इनकम होगी क्रेडिट, खर्चे होंगे डेबिट। तो बस दो तरीके से याद कर लो, एसेट्स और खर्चे। एसेट्स और खर्चे ये क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। एसेट्स और खर्चे एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंसेस। एसेट्स और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, दोनों डेबिट होते हैं। इनकम और लाइबिलिटी क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। अब इन चीज़ों को समझना है कि इनकम और लाइबिलिटी आए तो हमें उसे उस समय क्रेडिट करना, एसेट्स और एक्सपेंसेस है उन्हें हमें डेबिट करना है, ठीक है। अब दोस्तों कहाँ पे एक चीज़ ये भी समझना है, वो जो मैंने 3 रूल बताए थे, रियल, नॉमिनल और उसके, ठीक है, पर्सनल के, वो भी थोड़े याद रखना है। तो ऐसे जैसे मान लो मैंने बोल दिया केस, अब केस क्या होती है, एसेट्स होती है, ठीक है। केस मेरे लिए एसेट्स है, पर वो केस डेबिट भी हो सकता है, केस क्रेडिट भी हो सकता है, केस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। केस मेरे पास आता है तो क्या हुआ, तो डेबिट, जाता है तो क्या हुआ, क्रेडिट, ठीक है।
अब बात करते हैं बही की दोहरी प्रविष्टि की निम्नलिखित विशेषता। ये थोड़ी इसकी फीचर्स बताएं कि व्यापार लेन देन के दो खातों को प्रभावित करता वही है, एक डेबिट एक क्रेडिट। प्रत्येक लेन देन के दो पहलू होते हैं, डेबिट क्रेडिट। सभी व्यावसायिक लेन देनों को पूरा रिकॉर्ड रखता है, एक अवधि के दौरान लाभ नुकसान का पता लगाने में मदद करता है। ये भी बात सही है। बैलेंस शीट बनाने में मदद करता है। ये चीज़ें हम बाद में समझेंगे, बैलेंस शीट क्या होती है अभी तो नहीं बताऊंगा। व्यवसायिक वैज्ञानिक ठीक है, ये छोड़ दो, धोखा के कारण धोखाधड़ी की संभावना को कम करता है। अब आता है मोड ऑफ अकाउंटिंग, पढ़ते हैं इसे। चलो, क्या होता है मोड ऑफ अकाउंटिंग? लेखा प्रक्रिया में खातों में लेन देन की पहचान करने और रिकॉर्डिंग के साथ शुरू होता है ना। लेखा प्रक्रिया में पहला कदम लेखा भइयों में लेन देन की रिकॉर्डिंग है, और लेखा में केवल लेन देनों को शामिल किया जाता है जिसमें धन शामिल होता है। इसमें इन्हें विभिन्न स्रोतों के द्वारा प्राप्त दस्तावेज आदि प्रक्रम, ठीक है, छोड़ो। अब बात करते हैं ये मोड ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले करते हैं दोस्तों केस मीमो, केस, इनवॉइस, वाउचर, रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ये सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों? केस मीमो। केस मीमो क्या होता है दोस्तों? केस वाउचर, केस मीमो, ठीक है। जैसे मान लो क्या होता है दोस्तों, एक छोटी दुकान है, ठीक है। अब क्या होता है कि आप चाय भी बनाते, चाय बनाते नहीं हो, चाय आप अपने, जैसे एक किराने की दुकान है, एक तो आप हो, एक उसमें आपने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, ठीक है। अभी ये होता है कि हर इंसान चाय पीता है तो वो चाय मंगवाते हैं। सो दोस्तों, अब चाय के लिए मान लो 10-10 रुपए की चाय आती तो 20 रुपए। अब वो 20 रुपए के लिए दोस्तों ये तो नहीं है कि वो 20 रुपए का पेमेंट बैंक से करे। आजकल तो फिर भी कर सकता है, फोन पे आ गए, पेटीएम आ गया, कुछ भी कर सकते हैं। पर नहीं, हम मान लो फोन पे पेटीएम से कब कर सकते हैं? जब हम खुद जाते हैं, मालिक खुद जाता है तब कर सकता है। अब मालिक चाय तो लाने जाएगा नहीं, तो फिर जो एम्प्लॉय होता है उसी को भेजता है, तो वो उसको 20 रुपए लेके भेजेगा। तो दोस्तों इन जैसे छोटे छोटे खर्चों के लिए ना केस मीमो होता है, केस वाउचर होते हैं, उनको बनाया जाता है। जैसे केस वाउचर होता है कि 20 रुपए का वाउचर, उस पर साइन कर दिया जाता है कि 20 रुपए खर्च हुए, ठीक है। उससे क्या होता है, एक तो डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट हो जाता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट हो गया कि हमने 20 रुपए खर्च किए इस चाय के लिए, ठीक है। उसके बाद करते हैं इनवॉइस और बिल। इनवॉइस क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लो कि किसी ने चाय, चीनी खरीदी और काफ़ी चीज़ें खरीदी। अब उस चीज़ को हम जब सामने वाले को देते हैं तो उसका एक विवरण बना के देते हैं कि इसने 1 किलो चीनी खरीदी, आधा किलो चाय, जो भी है, आधा किलो दाल चावल जैसे भी उसने खरीदी, तो उस चीज़ को एक फॉर्मेट में लिख के देते हैं कि इसने इतना इतना, हमारा साइन करके देते हैं, हमारे ऊपर दुकान का नाम होता है, ठीक होता है। वो होता है दोस्तों इनवॉइस और बिल। वाउचर हो गया, ये चीज़ें दोस्तों नॉर्मल है, ये सबको पता होती है। रिसिप्ट हो गई, रसीद हो गया। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट कब इश्यू होते हैं दोस्तों? जैसे मान लो मैंने पार्टी से माल खरीदा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, माल खरीदता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो माल क्या है, गुड्स खरीदा मैंने, तो क्या हो गया, परचेज हो गया। तो परचेज क्या है दोस्तों? ये क्या है, परचेज क्या है, P&L के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पार्ट है, ये डेबिट पार्ट होता है, तो ये डेबिट आइटम है, ऐसे याद रखो, ये डेबिट आइटम है, ठीक है, परचेज, ठीक है। अब परचेज दोस्तों, एक देखो मैंने इनमें आपको कल एक बात बोली थी कि मैं आपको कुछ वो बताऊंगा कि कौन से आइटम डेबिट होते हैं और कौन से आइटम क्रेडिट होते हैं। तो दोस्तों एक इतना काम करना कि आप ना, एक क्या बताऊं मैं आपको, कि आप एक ऐसा काम करना, गूगल पे जाना और सर्च कर लेना दोस्तों छोटे सा, कि ऑल डेबिट पार्ट ऑफ इनकम एक्सपेंसेस, ऑल क्रेडिट पार्ट ऑफ इनकम, ऑल डेबिट पार्ट ऑफ एसेट्स, ऑल जो भी है, तो उसमें वो लिस्ट दे देगा थोड़ी थोड़ी, है ना। एक बार उनको देख लेना कि कौन सा पार्ट मतलब डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है, थोड़ी सी इतनी मेहनत कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो एक आपको ही होगी, क्योंकि जो कॉमर्स वाले बंदे उनको तो ज़रूरत नहीं है, पर जो कॉमर्स वाले नहीं है ना, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, मैं मानता हूँ। तो बाकी एक बार थोड़ा सर्च कर लेना गूगल पे, हाँ, क्योंकि मैंने किया तो था, पर मैंने सोचा दोस्तों मैं कितनी बड़ी लिस्ट बना के दूंगा, पर आप ना एक बार सर्च करोगे और आप उस चीज़ को पढ़ोगे ना, हिंदी में कर लेना भाई, इंग्लिश में दिक्कत आती है तो हिंदी में कर लेना कि कौन कौन सा पार्ट डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो वो एक बार कर लेना जिससे आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। मैं बात कर रहा था डेबिट और क्रेडिट नोट। तो परचेज दोस्तों, मैंने परचेज किया माल व्यापारी से,
और उधार पे किया तो मैं क्या करूँगा, परचेज क्या है, गुड्स को मैं क्या बोल दूंगा, परचेज। तो परचेज किया तो परचेज क्या होता है दोस्तों, डेबिट होता है। और पार्टी को मैं क्या करूँगा, क्रेडिट। पार्टी को क्यों क्रेडिट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उससे माल खरीदा, मैं उसको पैसा नहीं दे रहा, तो वो मेरे लिए क्या है दोस्तों, लाइबिलिटी बन गई मेरे को। आप 4 चीज़ें याद रखोगे, एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस, बस ये 4 चीज़ों पे है सारी की सारी कहानी। तो ठीक है, परचेज को हम एक्सपेंस का पार्ट मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे लिए एक्सपेंस ही तो है, मेरे से पैसा जा तो रहा है, एक्सपेंस नहीं बोल सकते पर एक्सपेंस ही है ये, है ना। तो मैं आपको सरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 4 बता रहा हूँ। ये एक्सपेंस हो गया, परचेज क्या है, एक्सपेंस। तो परचेज को क्या करूँगा मैंने एक्सपेंस को क्या बताया था, हम एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट। अब जिससे मैंने माल खरीदा है ना, जैसे अरविंद से माल खरीदा मैंने, ठीक है, तो माल खरीदा तो अरविंद को क्या करेंगे हम, अरविंद को क्या करेंगे हम दोस्तों, क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे क्रेडिट, क्योंकि मेरे को कल उसको पैसा देना है, आज तो नहीं दिया मैंने पर कल को देना है, तो देना है तो वो मेरे लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्या हो गई, लाइबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट होगी। हाँ, तो परचेज अकाउंट डेबिट और अरविंद अकाउंट क्रेडिट। टू और क्रेडिट वाले पार्ट को 2 के साथ लिखते हैं हम, जब भी जर्नल एंट्री करते हैं तो 2 के साथ लिखते हैं, 2 अरविंद, ठीक है। तो ये हो गई परचेज अकाउंट डेबिट, अरविंद अकाउंट क्रेडिट। तो एक तो हो गया मेरा एक्सपेंस का पार्ट, दूसरा हो गया मेरा लाइबिलिटी का पार्ट, है ना। तो अब ये तो हो गया पहला। अब ये मैंने परचेज खरीदा, अब मैं क्या करता हूँ, मेरा माल क्या आया, जो मैंने चीनी मंगाई थी वो डिफेक्ट आ गई, खराब निकल गई, सही नहीं थी। जो मैंने मोटे दाने वाली मंगवाई थी पतले दाने की आ गई चीनी। अब क्या करें, वापस करनी है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं वापस से करूँगा। तो दोस्तों जब मैं लेके आया था उससे माल, तब मेरे को उसने एक बिल बना के दिया था, 100 किलो चीनी का एक बिल बना के दिया सामने वाले ने। अब मैं वापस से कर रहा हूँ, तो हम भी तो उसको कुछ देंगे, हम भी तो उसको कुछ देंगे ना दोस्तों। तो याद रखो, जो पार्टी को पहले मैंने क्या किया था, पहले पार्टी से अरविंद से माल खरीदा तो अरविंद को मैंने क्रेडिट किया था। अब मैं अरविंद को क्या कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ। तो अब अरविंद को क्या दूंगा मैं, वापस से मैं माल वापस से कर रहा हूं तो उसको कुछ तो लिख के दूंगा ना। तो मैं उसको जो दूंगा ना कागज लिख के, उसे बोलते हैं डेबिट नोट, है ना, उसे बोलते हैं डेबिट नोट। पहले मैंने पार्टी को क्रेडिट किया, अब मैं सामान दे रहा हूं तो पार्टी को वापस से क्या करूंगा, डेबिट, तो डेबिट नोट दूंगा। ऐसे ही सेल्स में होता है। सेल्स में क्या होता है, जैसे मैंने माल सेल किया, माल सेल्स किया, जैसे मान लो मैंने श्याम है, श्याम को 1 किलो चीनी बेची, तो मैंने क्या एंट्री क्या की, उधार में बेची। हम उधार की बात कर रहे हैं, ये डेबिट क्रेडिट नोट उधार में ही होता है, ठीक है, क्योंकि केस में चलता नहीं है। फिर भी केस में भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, हमारे पास सेल्स रिटर्न आ जाते काफ़ी बार भी, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने उधार में माल बेचा, तो मैं एंट्री क्या करूँगा, पहले तो देखो पहले क्या आ रहा है, एक तो श्याम को मेरे को माल देना है ना, एक तो श्याम हो गया। दूसरा माल बेचा, तो बेचने को क्या बोलते हैं, सेल्स। सेल्स क्या है, मेरी इनकम का पार्ट। इनकम क्या होती है मेरी, क्रेडिट। इनकम क्या होती है, क्रेडिट। एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। एसेट्स क्या होती है, डेबिट। और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। तो इनकम क्या है मेरे पास, सेल्स क्या है, बेच रहा हूं तो पैसा आएगा, तो मेरे लिए क्या है, इनकम। तो इनकम को क्या करूंगा, क्रेडिट। तो सेल्स को तो क्या करूंगा, सेल्स क्रेडिट, तो टू सेल्स लिखेंगे। क्रेडिट वाले पार्ट को क्या लिखते हैं, टू सेल्स, ठीक है। अब डेबिट करना है, डबल एंट्री सिस्टम है, तो एक को डेबिट होता है, एक को क्रेडिट। क्रेडिट तो हमने क्या कर दिया, सेल्स को। अब डेबिट किसको करेंगे, श्याम को। श्याम क्या है मेरे लिए, श्याम क्या है, श्याम से मेरे को पैसा आना है, मिलेगा, तो श्याम मेरे लिए क्या हो गई दोस्तों, एसेट्स हो गई। एसेट्स हो गई नहीं, क्योंकि श्याम से जिससे मेरे को कल को पैसा लेना है वो मेरे लिए क्या है दोस्तों, एसेट्स है। तो श्याम मेरे लिए एसेट्स है, तो श्याम से पैसा लेना है, तो श्याम मेरे लिए डेबिट है ना। तो मैंने एंट्री क्या कर दी, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स को क्रेडिट करना, तो उसके आगे मैंने टू लिख दिया, टू सेल्स, ठीक है। तो ये हो गई एंट्री, ठीक है दोस्तों। अब मान लो श्याम आया, उसने कहा कि नहीं ये चीनी आपकी अच्छी नहीं है ना, तो वो उसने चीनी वापस से दे दी। अब मैं क्या करूँगा, एंट्री रिवर्स करूँगा। तो मैंने पहले श्याम को क्या किया था, मेरे लिए एसेट्स थी श्याम को, तो मैंने श्याम को डेबिट किया था। अब मैं श्याम को क्या करूँगा, क्रेडिट करूँगा, क्रेडिट करूँगा। तो श्याम मेरे को क्या देगा, अब मेरे को श्याम क्या देगा, अब मेरे को क्रेडिट नोट देगा श्याम। तो ये होता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो दोस्तों आगे के लेक्चर में सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। केस मीमो, ये नगद बिक्री के लिए एक भुगतान बिल होता है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। वाउचर ये व्यापार लेन देन का दस्तावेज है, रसीद है ना,
ये रसीद जब व्यापारी अपने द्वारा बेची गई वस्तु के एवज में ग्राहक से नकदी प्राप्त करता है तो वह एक नाम से रसीद जारी करता है, उस रसीद का विवरण तारीख लिखा होता है। ठीक है, चालान बिल ये मैंने बता दिया आपको। एक व्यापारी माल बेचता, कहाँ गया चालान, ओफो ठीक है ये चालान छोड़ दो। फिर जर्नल, अब बात करते हैं जर्नल्स की। एक जर्नल सभी व्यावसायिक लेन देनों का एक काला, क्या है ये, कालानुक्रमिक क्रम में प्रवेश जो एक रिकॉर्ड है, जो एक किसी व्यावसायिक लेन देन का रिकॉर्ड एक जर्नल प्रविष्टि कहा जाता है। और हर जर्नल प्रविष्टि संबंधित लेन देन के साक्ष्य एक वाउचर द्वारा समर्थित होता है। ठीक है, जर्नल क्या होती है दोस्तों, जो मैंने अभी अभी बताई थी ना, परचेज की और सेल की एंट्रियाँ बताइए, वही जर्नल है। ठीक है, ये क्या है कि जो भी मैं रोज ट्रांजेक्शन करता हूँ, जैसे ऐसे नहीं, पहले हिंदी वाले वो होते थे, अकाउंट्स होते थे कि राम को 1 किलो चीनी दी, पहले एकल प्रविष्टि एंट्री होती थी, आजकल दोहरी हो गई है। ठीक है, सिंगल सिस्टम था पहले, अब डबल है। तो राम को 1 किलो चीनी दी, ऐसे नहीं लिखते, राम को 100 ग्राम चाय बेची, तो वो आजकल उसका क्या होता है, आजकल डबल इफेक्ट है, राम को चीनी बेची, उसके साथ चीनी की अलग एंट्री और राम की एक डबल एंट्री इफेक्ट आएगा। ठीक है, अकाउंट, अकाउंट क्या होता है वो बताया मैंने, संपत्ति, दायित्व, व्यय और व्यय, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंडिचर को प्रभावित करने वाले जो भी लेन देन से संबंधित बयान एक अकाउंट है। लेजर, लेजर मैंने बता दिया था कल, एक लेजर सभी खातों के लिए होता है, चाहे वे व्यक्तिगत हो, रियल हो, नॉमिनल हो। ठीक है, मैंने बताई थी, जैसे किसी राम का अकाउंट हो गया, राम की हम एक अलग से नोटबुक डालते हैं, सेल की सेल करता हूँ उसकी एक, मान लो जितना ही माल बेचता हूँ उसके लिए एक अलग से नोटबुक डाली हुई है, और जितना ही माल खरीदता हूँ उसके लिए नोटबुक अलग डाली है, तो वो हो गया पोस्टिंग। पोस्टिंग एक जगह और सभी खातों संबंधित लेन देनों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब आता है अकाउंटिंग, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत काफ़ी हो गया है, 34-35 मिनट का वीडियो अभी हो चुका है। आमतौर पर लेखांकन अवधि 1 साल का होता है, ये त्रैमासिक भी हो सकता है। ठीक है, ये वही बोल रहा है कि मैंने बताया ना, अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, और 3-3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का, जैसे ही आपकी इच्छा है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होती है दोस्तों, ट्रायल बैलेंस जितनी भी लेजर बनाई, जैसे मैंने परचेज की बनाई, सेल्स की बनाई, राम की अकाउंट की, श्याम की अकाउंट की, जो सारी की सारी जिनका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना दोस्तों, है ना, उनको हम ट्रांसफर क्या करते हैं, ट्रायल में कर देते हैं। ठीक है, दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के नियम, हर डेबिट का एक इसी राशि का क्रेडिट होनी चाहिए, डेबिट राशि के, ठीक है ये छोड़ दो। अकाउंटिंग नेम, इसके खाता नाम, डेबिट राशि, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, मैंने बताया ना क्लोजिंग बैलेंस होता है, ये लास्ट में आता है। लेजर नेम, ये देखो, अब थोड़ा सा ये देखो, ये देख लो, कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, ये किसके अंदर आता है, कैपिटल के अंदर आएगा। जैसे आप ना एक क्या करना, एक तो बैलेंस शीट डाउनलोड करना, जो कॉमर्स वाले नहीं है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बाकी इनको पता है, जो कॉमर्स वाले हैं उनको पता है दोस्तों, आप नहीं हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। थोड़ा सा 1 सेकेंड दोस्तों, 1 सेकेंड मैं देख लूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। जो कॉमर्स वाले नहीं है ना, उनको एक क्या करना, एक तो ट्रायल बैलेंस डाउनलोड करना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाउनलोड करना है, और एक बैलेंस शीट। और एक बार उनको थोड़ा सा पढ़ोगे, आप थोड़ा सा पढ़ोगे, या तो मैं आगे के लेक्चरों में आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, ट्रायल बैलेंस खोल के, पीएल खोल के क्या होता है, फिर एक बार आप पढ़ोगे कि कौन सा आइटम डेबिट में आता है और कौन सा आइटम क्रेडिट में आता है, कौन सा आइटम डेबिट में आता है, कौन सा। तो जैसे कैपिटल है तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर आता है। एसबीआई होता है, एसबीआई का बैंक अकाउंट खोल रखा मैंने, तो वो बैंक अकाउंट के अंदर आएगा, वो भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है। फर्नीचर हो गया, फर्नीचर क्या है मेरे लिए, एसेट्स है, तो वो भी किस में आएगा, फिक्स एसेट्स के अंदर आता है, बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स होती है ये मेरी एसेट्स। मशीनरी भी एसेट्स होती है, वो भी एसेट साइड में आएगी। परचेज, परचेज क्या होता है, परचेज अकाउंट के अंदर, ये किसके अंदर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है। सेल्स भी ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी इनकम है मेरी। आईडीबीआई ये बैंक अकाउंट है, तो ये बैंक अकाउंट के अंदर एसेट्स में आएगा। माइक्रो कंप्यूटर ये मेरी एसेट्स है, तो एसेट साइड में आएगी। पर ये क्या है, ओके इसने, ओके मैं समझ गया। माइक्रो कंप्यूटर, सॉरी दोस्तों, ये माइक्रो कंप्यूटर क्या है, ये माइक्रो कंप्यूटर एक जो कंप्यूटर बेचने वाला वो है, तो उससे मैं कंप्यूटर खरीदता हूँ, तो मेरे लिए क्या हो गया, मेरे को उसको पैसे देने हैं, उधार लेता हूँ मैं उससे, उसको पैसे देने हैं, तो मेरे लिए जो जिस बंदे से मैं उधार लेता हूँ ना दोस्तों, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा, उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं। उस नाम से तो आएगा, जैसे मान लो अरविंद से माल खरीदा मैंने, तो अरविंद का नाम तो आएगा, पर अरविंद किस अकाउंट के अंदर जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर, वो क्रेडिटर के अंदर जाता है, क्रेडिटर। राजेश से मैं राजेश को माल बेचता हूँ, तो मेरे लिए जो जिसको माल उधार में बेच रहा हूँ ना, वो मेरे लिए क्या बोलते हैं, उसे डेटर बोलते हैं। जिससे मैं माल उधार खरीद रहा हूँ उसको बोलते हैं क्रेडिटर, जिसको मैं माल उधार बेच रहा हूँ उसको बोलते हैं डेटर। कंप्यूटर वर्ल्ड,
इससे मैं क्या कर रहा हूँ, इससे मैं कंप्यूटर वर्ल्ड से कंप्यूटर खरीदता हूँ, तो क्या है, ये मेरे लिए क्रेडिटर है। राजेंद्र को मैं माल बेच रहा हूँ तो ये डेटर है। राज कंप्यूटर को बेच रहा हूँ तो डेटर है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या हो गया, ये परचेज का आइटम है। मैं बताता हूँ, परचेज की मैंने, फिर हमने रिटर्न की थी, मैंने एक अभी एग्जांपल बताया था थोड़ी देर पहले कि रिटर्न मैंने वापस से की माल, तो वो मेरे लिए क्या परचेज ही होगा, परचेज का ही होता है, परचेज के अंदर ही आती है जितने भी एडजस्टमेंट होगी ना परचेज से रिलेटेड, परचेज और परचेज रिटर्न, फिर नेट आता है नीचे परचेज, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर, इसको मैं कंप्यूटर बेच रहा हूँ तो सन्ड्री डेटर। ड्रॉइंग, ड्रॉइंग 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 क्या होती है दोस्तों, मैंने एक बताया था शुरू में कि एक जो बिजनेस का मालिक है अपने पर्सनल यूज के लिए जितने भी बिजनेस से पैसे निकालता है या घर के लिए चाय चीनी दाल चावल लेके जाता है वो सब ड्राइंग होती है, ठीक है। प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज, ये क्या है, प्रिंटर खरीदना, जैसे प्रिंटर खरीदा आपने अपनी दुकान के लिए, बिल कॉपी करने के निकालने के लिए, आप जैसे भी सामान दे रहे हो उसको बिल की आप हाथों हाथ कॉपी तो दोगे, तो हाथों से तो लिखोगे नहीं, तो उससे प्रिंटर से करोगे, तो वो प्रिंटर खरीदा, वो क्या है, फिक्स एसेट्स है। टेलीफोन, टेलीफोन खरीदोगे तो फिक्स एसेट्स और टेलीफोन का बिल चुकाते हो, टेलीफोन खरीदा तो फिक्स एसेट्स, टेलीफोन का बिल चुकाते हो, है ना, जैसे एयरटेल से रिचार्ज करते हो अपने टेलीफोन का मोबाइल का, तो वो क्या है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं होता है। इनडायरेक्ट कौन सा होता है, जो बिजनेस से सीधा रिलेटेड नहीं होता है। जैसे मान लो मेरे दुकान किराने की है तो मेरा काम क्या है, चाय चीनी बेचना, वो मेरे लिए क्या है, डायरेक्ट है। चाय को मैं बेचता हूँ वो मेरे लिए डायरेक्ट है, चाय को मैं खरीदता हूँ वो मेरे लिए डायरेक्ट है, ठीक है। पर मान लो मैं फ़ोन के बिल दे रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ या वेतन दे रहा हूँ, वो डायरेक्ट नहीं है मेरे लिए, वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, है ना, वही ये कंप्यूटर खरीदा, ऑफिस रेंट दे रहा हूँ, रेंट भी मेरे लिए डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। सैलरी हो गई, इनडायरेक्ट है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों सारी लेजर वगैरह। ये था दोस्तों अभी तक का हमारे अकाउंटिंग के बारे में जितना भी आपको नॉलेज देना था मैंने ये दे दिया। इसके बाद जैसे भी हम अब लेजर क्रिएट करना सीखेंगे और फिर धीरे धीरे चीज़ों को जाऊंगा, पर थोड़ा सा क्या है, आप गूगल पे सर्च कर लेना हाउ टू अकाउंटिंग, आप फर्स्ट टाइम हो ना तो मैं बोल रहा हूँ उनके लिए, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लेना और थोड़ा हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश में जैसा भी पढ़ लेना, जितना मैंने बताया उसको पढ़ना, थोड़ा सा और करना कोशिश। देखो यदि जॉब चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, यदि आपको नहीं चाहिए, आप ये सोचते हो कि नहीं मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, तो चाहे टैली सीखो चाहे मत सीखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपको जॉब चाहिए तो दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यही है कि कमेंट ज़रूर करना वीडियो पे, और दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को।